नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम लोग यहां पर लेकर आते हैं और एक्सपर्ट के जरिए हर एक खबर को यहां पर बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आज भी वो क्रम, आज भी वो सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, होमविंड्स के फाउंडर प्रदीप मिश्रा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। शुक्रिया शुक्रिया अभिषेक जी। चलिए शो शुरू करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि ऑन द शो में यानी कि ओटीएस में कौन कौन सी खबरें हैं जो आज हम लोग अपने शो में शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्ट का होगा ट्रैफिक असेसमेंट। जी हाँ, जहां का प्रोजेक्ट होगा वहां होगी ट्रैफिक की जांच और उसके पीछे क्या वजह रखी गई है इसको भी हम लोग समझेंगे, क्या फायदा होगा उसको हम लोग जानेंगे। घर खरीदने वालों के लिए यूपी रेरा ने अहम सलाह जारी की है। प्राधिकरण ने कहा है कि फ्लैट खरीदते समय सुपर बिल्टअप एरिया नहीं बल्कि कारपेट एरिया पर यहां पर ध्यान देना जरूरी है। कारपेट एरिया वो वास्तविक जगह होती है जिसका इस्तेमाल घर में रहने के लिए किया जा सकता है, जबकि सुपर बिल्डअप एरिया में लॉबी, लिफ्ट, सीढ़ियां और अन्य कॉमन एरिया का हिस्सा यहां पर जोड़ा जाता है। यूपी रेरा ने यहां पर साफ किया है कि सुपर बिल्डअप एरिया के आंकड़े कानून के तहत जरूरी नहीं है, फिर भी इस आधार पर अक्सर फ्लैट्स को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। खरीदारों को उसी जगह के लिए भुगतान करना चाहिए जिसके वे वास्तव में उपयोग कर सकते हैं। इससे प्रॉपर्टी की कीमत और वास्तविक आकार को समझना जो होता है वो बेहद आसान हो जाता है। सर, अभी बिल्डर कौन से एरिया पर डील करते हैं अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो? देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज भी कई डेवलपर्स मार्केटिंग और सेल्स डिस्कशन में सुपर बिल्टअप एरिया का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे फ्लैट का साइज बड़ा दिखता है। और एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर किसी फ्लैट का कारपेट एरिया 1000 स्क्वायर फीट का है तो सुपर एरिया कितना बड़ा होगा ये कुछ नहीं कह सकते। मतलब वो 1500 भी हो सकता है, 1800 भी हो सकता है और 2000 भी हो सकता है। और जब वो बड़ा नंबर दिखता है तो बायर को लगता है मैं बड़ा खरीद रहा हूँ फ्लैट। वैसे उसके अंदर लॉबी, लिफ्ट एरिया, स्टेयरकेस, कॉरिडोर और अनकॉमन फैसिलिटीज है, उसका प्रोपोर्शनेट शेयर होता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा शोध नहीं हो पाया जो एग्जैक्ट बता दे कि ये वही है या नहीं, जो उसका प्रोपोर्शनेट शेयर है वही लोड है या एक्स्ट्रा है। मतलब ये आज भी भ्रम की दुनिया में पूरा रियल एस्टेट सेक्टर चल रहा है और यही वजह है कि बायर ब्रोशर का एक बड़ा साइज देखकर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन पोजीशन के टाइम पे उन्हें जो मिलता है वो एक्चुअल जो यूजेबल एरिया है वो मिलता है, जो कि काफी कम होता है। और मार्केट प्रोस्पेक्टिव से प्रीमियम प्रोजेक्ट में भी सुपर बिल्टअप एरिया प्रोपोर्शनेटली थोड़ा सा हाईलाइट ज्यादा किया जाता है। एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे मार्केट में बायर्स अब कारपेट एरिया से ज्यादा महत्व देने लगे हैं। उनको लगता है कि हमें कारपेट एरिया से प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। पहले समझ कम थी, लेकिन अभी भी बहुत समझ नहीं है। मैं ये कहूंगा बहुत ज्यादा समझ नहीं है। पहले आने के बाद वैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, लेकिन मार्केटिंग लैंग्वेज में अभी भी सुपर एरिया का जो इस्तेमाल है बहुत बहुत कॉमन सा नजर आता है। मैं हमेशा कहता हूं कि प्राइस पर स्क्वायर फीट नहीं, कारपेट एरिया पर स्क्वायर फीट पर आपको कंपेयर करना है, तभी आपको उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू समझ में आएगी। सर, क्या ऐसे कोई इंस्टेंस देखे आपने कि मतलब जहां पर बिल्डर जो है वो तो सुपर कारपेट एरिया पर बता रहा है, लेकिन जो बायर है उसको पता है कि कारपेट एरिया यहाँ पर है और उन दोनों के बीच में डिबेट होती हुई दिखती हो कि नहीं ये तो मैं कारपेट एरिया पे ही दूंगा, लेकिन वहाँ पर एडमिन बिल्डर है, नहीं सर आपको जो चार्ज लेना है वो सुपर बिल्डअप एरिया में है। ऐसे केसेस सर देखते हैं, आपने कभी देखे यहाँ पर? देखिए, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बायर, चूंकि कंफ्यूजन है। देखो, मैंने ये देखा है कि रियल एस्टेट में बायर, डेवलपर, सेल्स के लोग, इन सब में कंफ्यूजन बनी होती है। किसी को एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं समझ में आ रही होती है, तो कुछ भी बोल देना ये सही मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा एक सही मापदंड के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से सुपर एरिया, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया बायर को बताना चाहिए। जब बायर पूछता है तो वहां कंफ्यूजन की स्थिति भ्रम टाइप बना के या अप्रॉक्स बता के चीजें निकाल दी जाती है, जो कि बायर कई बार समझ नहीं पाते और वो उसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। क्योंकि डेवलपर तो अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में सब चीजें लिख देता है, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म हो या बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो, वो हर चीज लिख देता है और बाद में जो आपके और डेवलपर के बीच में जो एग्रीमेंट है, दैट इज बिल्डर बायर एग्रीमेंट, उसी के आधार के ऊपर रेरा भी फैसले लेता है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म और बीबीए और एक्चुअल कारपेट एरिया उसमें लिखा हुआ है या नहीं है और आप उससे सेटिस्फाई है या नहीं,
ये चीजें पहले चेक कर लेनी चाहिए। सर, इन केस अगर बिल्डर ना माने तो ग्राहक के पास कोई कानूनी कोई लॉफुल यहाँ पर विकल्प है कि वो उसके लिए वहाँ पर थोड़ा सा एड्रेस कर सकता है और जो उसकी बात है वो उसको मनवा सकता है, या फिर कंपनसेशन के तौर पे वापस ले सकता है पैसा, क्योंकि उसने सुपर बिल्डअप एरिया के लिए पैसे दे दिए यहाँ पर? देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल है। रेरा एक्ट के तहत अपार्टमेंट की सेल और डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड बेसिस कारपेट एरिया ही होता है। और वैसे यूपी रेरा की बात करूं तो हाल ही में बायर्स को यही सलाह दी गई है कि प्रॉपर्टी खरीदते टाइम कारपेट एरिया के आधार पे आप उसको माने, और एक्चुअल यूजेबल एरिया आपका वही है। कारपेट एरिया के अंदर जैसे बेडरूम होता है, लिविंग रूम होता है, किचन होता है, बाथरूम होता है, और इंटरनल वॉल्स भी होती है। मतलब एक्चुअल जो बाहर की वॉल के अंदर का एरिया है वो कारपेट एरिया माना जाता है। मतलब रेरा का कारपेट एरिया वो माना जाता है। एक्चुअल कारपेट एरिया होता है जहां आप कारपेट बिछा सके, मतलब जो एक्चुअल यूजेबल एरिया है जी। अब सुपर की बात कर लेते हैं। लॉबी, लिफ्ट, स्टेयरकेस, कॉमन कॉरिडोर, क्लब का शेयर, और पता नहीं कौन कौन से शेयर डेवलपर डाल देते हैं। ये डेवलपर का धर्म जानता है और वही अकेला जानता है। ठीक है, तो कॉमन फैसिलिटीज के नाम पे सुपर एरिया बना दिया जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, यूपी रेरा ने पहले भी स्पष्ट किया है कि अपार्टमेंट की बाइंग सेलिंग कारपेट एरिया के आधार पर होनी चाहिए, और सेल एग्रीमेंट में भी कारपेट एरिया प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए। कानून ये कहता है कि बायर को उस एरिया के आधार पर डिसीजन लेना चाहिए जो उसको एक्चुअल में वास्तव में मिलेगा। सर, मेंटेनेंस चार्ज के लिहाज से अगर ये एक सवाल अगर मैं पूछूं आपसे, तो जो मेंटेनेंस चार्ज होता है वो सुपर बिल्टअप एरिया के लिहाज से यहाँ पर लिया जाता है या फिर कारपेट एरिया के लिहाज से यहाँ पर लिया जाता है? देखिए मार्केट स्टैंडर्ड जो है इसको दो एंगल से देख सकते हैं जी। डेवलपर जब ले रहा है तो वो सुपर एरिया के हिसाब से चार्ज कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में होना ये चाहिए जो टोटल सोसाइटी का प्रॉपर मेंटेनेंस का खर्च आ रहा है उसको जितना एरिया आपके पास कारपेट एरिया है उस हिसाब से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन वो सुपर एरिया का जो ट्रेंड पहले से चला आ रहा है, आज भी अक्सर सोसाइटीज में मैं देखता हूं उसी बेसिस के ऊपर, सुपर एरिया के बेसिस के ऊपर ही मेंटेनेंस चार्ज की जाती है। इसका दूसरा एंगल ये भी है कि अगर उसी प्रोपोर्शनेट पे सुपर एरिया बनाया गया है और मेंटेनेंस उतनी आ रही है, मान लीजिए 10 लाख की एक सोसाइटी की मेंटेनेंस आ रही है, तो उसे सुपर एरिया पे प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करें या कारपेट एरिया पे, अगर कैलकुलेशन दोनों की सेम ही आ रही है तो इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। सो वैसे यूपी रेरा को यहाँ पर इतनी सारी मतलब सलाह वो दे रहा है कि आगे चल के जो भविष्य में जितनी भी प्रमोशंस की जाती हैं प्रोजेक्ट्स की ओर से, वहाँ पर ये मैंडेटरी ना कर दे कि आप कारपेट एरिया को यहाँ पर दिखाएं, जिससे कि भ्रम की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर अवॉइड हो जाए? देखिए अभिषेक, होता ये है कि ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, लेकिन अब आप समझिए ये टर्मिनोलॉजी मीटर में दिखाना या एमएम में दिखाना रूम साइज को, इससे डेवलपर ने तो कारपेट एरिया शो कर दिया, लेकिन ये एमएम में आम बायर को समझ में नहीं आता, या स्क्वायर मीटर में कई बार वो समझ में नहीं आता, स्क्वायर फीट में तो समझ जाता है, या डायमेंशन कितने फीट का है अगर उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है तो बायर इजीली समझ जाता है। लेकिन बाकी टर्मिनोलॉजी हर कोई सिविल इंजीनियर नहीं है, उतना क्वालिफाइड नहीं होता, कई बार बायर हर चीज के बारे में सबको पता हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो उस चक्कर में बायर कई बार मैंने देखा है कि एरिया कारपेट एरिया गवर्नमेंट ने क्लियर भी कहा हुआ है, रेरा ने क्लियर मेंशन किया है कि आपको कारपेट एरिया बताना है, लेकिन कंफ्यूजन में प्रॉपर्टी ले जाता है और वो देख के भी, ब्रोशर देख के भी वो समझ नहीं पाता, और उसके बावजूद भी जो सेल्स का पर्सन होता है, एम्प्लॉय होता है डेवलपर का, वो जो बता रहा होता है वही उसके दिमाग में जा रहा होता है, और दिखते हुए भी वो मतलब एक तरह से उसे मोह लिया जाता है। मैं कहूंगा कि घर खरीदने की चाहत में उन चीजों को भूलकर कई बार सुपर एरिया पे ही वो प्रॉपर्टी ले जाता है। तो अगर आप यहाँ पर बोनस के दर्शक हैं और प्रॉपर्टी जंक्शन को लगातार अगर आप देखते हैं तो हम लोगों ने पहले भी कई बार सुपर बिल्डअप एरिया और कारपेट एरिया पर विशेष वीडियोस भी बनाए हैं, उसको भी थोड़ा समझें। जब आप परचेज करने जाएं, कोई भी प्रॉपर्टी जब देखने जाएं, तो फिर कारपेट एरिया पर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्राइस जो आप दे रहे हैं वो उसी पर ही वाजिब प्राइस दे रहे हैं। सुपर बिल्डअप एरिया एक तरह से एडिशनल चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर देखें कि सुपर बिल्डअप एरिया में क्या क्या चीज़ें शामिल हो रही हैं, लेकिन जो प्राइस अल्टीमेटली जो आपको देना होता है वो आपको कारपेट एरिया पर देना होता है। जैसे कि सर ने भी यहाँ पर समझाया, इससे पहले कई सारे एपिसोड्स में हम लोगों ने समझाया, तो उसको भी आप देख सकते हैं।